नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें लेक्चर नंबर 57 पे बात करनी है। आज मौर्योत्तर काल शुरू हो चुका था अपना, और मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणों की बात चल रही थी, हिष्पकु। और मौर्योत्तर काल का भाग 2, जिसमें से अपन इसके पहले वाले लेक्चर में हिंद यवन शासकों का आक्रमण की बात कर चुके हैं, इंडो ग्रीक शासकों की बात कर चुके हैं। आज भाग 2 में शक शासक एवं पहलव शासक दो की बात करेंगे, और इसके बाद कुषाण की बात करेंगे, और मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण समाप्त होगा वहां पे। तो आज शक एवं पहलव की बात करनी है। तो सबसे पहले शक शासक, ठीक है। तो यह विश्व मानचित्र आप देख रहे हैं, मैंने आपको ज्योग्राफी का पहला लेक्चर लाइव आके बताया है। तो कहीं ना कहीं ये काला सागर है, ये भूमध्य सागर है, अफ्रीका, ये अरब प्रायद्वीप है, और इसमें यहां पे कैस्पियन सागर के, और इस तरफ जो है हरे रंग से जो मैंने बनाया है, ये हरे रंग से जो मैंने बनाया है, ये है अरल सागर। और अरल सागर से दो दरिया निकले हैं, ऊपर की तरफ अमू दरिया, और नीचे की तरफ ये हरी लाइन जो है ये सिर दरिया। अमू दरिया आप एनलार्ज करके देख सकते हैं दोस्तों लेक्चर। तो अमू दरिया और सिर दरिया, इन दोनों दरिया के बीच में शक लोग रहते थे। शक जाति कहां रहती थी? अमू दरिया और सिर दरिया, जो कि अरल सागर के पास थी। शक के ऊपर की तरफ रहते थे यूची, या इन्हीं को बोलते हैं कुषाण वंश के, ठीक है। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि यूचियों ने शक पर आक्रमण किया। कुषाण या यूची या कुषाणों ने शकों पर आक्रमण किया, और शक डर के मारे पर्शिया, ये नीचे बैक्ट्रिया और पर्शिया, लाल बिंदी से मैंने बैक्ट्रिया और पर्शिया, तो शक, बैक्ट्रिया और पर्शिया होते हुए भारत की तरफ भागे। और भारत की तरफ भागते समय एक शाखा उनकी पाकिस्तान चली गई, अफगानिस्तान चली गई, और 4 शाखाएं भारत में आई। तो इस तरीके से आपको लोकेशन समझ में आ गई कि शक कहां रहते थे। तो अरल सागर के पास अमू दरिया और सिर दरिया नामक इलाके में। यह मैप के थ्रू हो गया दोस्तों, ठीक है। अब डिटेल पढ़ लेते हैं। शकों का निवास स्थान अरल सागर के पास, शकों का निवास स्थान अरल सागर के पास अमू दरिया तथा सिर दरिया नामक 2 नदियों के बीच में था। एक ये अमू दरिया और एक ये सिर दरिया जा रहे हैं, इसके बीच में रहते हैं शक, ठीक है। और ऊपर की तरफ स्थित जो यूची कबीले के लोग रह रहे, कुषाण ने शकों पर हमला किया, और शक भागकर बैक्ट्रिया और पर्शिया होते हुए भारत की तरफ आते हैं। भारत की तरफ आते समय ये 5 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। शक जो है वो 5 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। पहली शाखा जो है वो अफगानिस्तान की ओर चली जाती है, जिसको हमको पढ़ना नहीं है। दूसरी शाखा, दूसरे में एक तक्षशिला की ओर चली जाती है, और एक मथुरा तक आ जाती है। तो एक तक्षशिला, एक मथुरा। दूसरे में ये मिला के तक्षशिला और मथुरा दोनों को मिला के उत्तरी क्षत्रप बोला गया है। और नेक्स्ट आता है एक मालवा की तरफ और एक नासिक की तरफ। पश्चिम में है मालवा और नासिक, यहाँ पे है भारत के पश्चिम में। तो मालवा और नासिक की तरफ जो आ जाती है वो पश्चिमी क्षत्रप कहलाते हैं। तो कुल 5 हो गए, एक अफगानिस्तान, 2 उत्तरी क्षत्रप। 2 उत्तरी क्षत्रप में कौन कौन है? तक्षशिला और मथुरा, और 2 जो है वो पश्चिमी क्षत्रप, जिसमें हो गए मालवा और नासिक। तो ये 5 शाखाएं हो गई, ठीक है। अब भारत में शक की क्या कंडीशन है? तो ये देखिए, भारत में शक में उत्तरी क्षत्रप है और पश्चिमी क्षत्रप है। उत्तरी क्षत्रपों में अभी मैंने बताया तक्षशिला की तरफ एक शाखा और एक शाखा मथुरा की तरफ। पश्चिमी क्षत्रप में कौन कौन है? मालवा और नासिक। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और टेलीग्राम की लिंक है, वहां पे भी जाके जुड़िए दोस्तों। पीडीएफ वहीं डालने वाला हूं मैं। तो उत्तरी क्षत्रप के पहले 2 भाग बात कर लेते हैं, तक्षशिला और मथुरा वाला। तो तक्षशिला और मथुरा जो मैंने ये ग्रीन कलर से लिखे हैं, ये कोडिंग करी हुई है मैंने, टेके बनाए हुए हैं, अगर पसंद आते हैं तो आप याद करिएगा। तो उत्तरी क्षत्रप में है तक्षशिला। तक्षशिला में पहला शासक था माउस, एजेस और एजेलिसेस। माउस, एजेस और एजेलिसेस। माउस जो है वो 20 बीसी से 20 एडी तक था। लगभग इनका काल आपको याद होना चाहिए कि बीसी से शुरू होकर एडी तक गया हुआ है, ठीक है। लगभग 150 पौने 200 बीसी से लेके, पौने 200 बीसी, 200 बीसी से लेके और 150 एडी तक गया हुआ है। लगभग ये 400 साल का करीबन शासन रहा है इन सबका, विदेशी का। तो माउस 20 बीसी से 20 एडी, एजेस और एजेलिसेस। तो मैंने इसका कोडिंग करा है, ए माई भिक्षा दे, ए माँ ए को पहले ले आया हूं मैं, और माँ ए माई भिक्षा मतलब तक्षशिला,
भिक्षा, तक्ष, तक्षा, तक्षाशिला, तक्षाशिला मतलब भिक्षा, भिक्षाशिला। ए माई भिक्षा, ए माई भिक्षा, ए मतलब एजेस, मा मतलब माउस, ए मतलब एजेलिसेस, तो ये हो गए तक्षशिला वाले। ठीक है, उत्तरी क्षत्रप की पहली शाखा। उत्तरी क्षत्रप में दूसरा है दोस्तों मथुरा। मथुरा में मथुरा शाखा में दो शासक थे, हगामन और शोडाश। हगामन और शोडास। तो मैंने इसको कैसे याद किया, मथु हसो, मथु हसो, मत हंसो। मत हंसो को क्या बोल रहा हूं मैं, मथु हसो। मथु मतलब मथुरा, हा मतलब हगामन, शो मतलब शोडास। मथु हसो, मत हंसो, मथु हसो। तो मथु हसो, हगामन और शोडास। अभी ये वाला प्रश्न अभी पीएससी में आया है, 2021 की पीएससी में, एमपी पीएससी में ये प्रश्न आया हुआ है ना, कि मथुरा के क्षत्रप जो थे पहले ये मालवा में ही थे। मथुरा के जो क्षत्रप थे ये मालवा में ही थे। मालवा के शासक विक्रमादित्य ने, मालवा का जो स्थानीय शासक था विक्रमादित्य ने 57 बीसी में इन्हें हराया, मथुरा के क्षत्रपों को। और ये भागकर कहां पहुंच गए, मथुरा पहुंच गए। ठीक है, तो मथुरा के क्षत्रप पहले मालवा में थे और मालवा के स्थानीय शासक विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य ने उन्हें हराया तो वो भाग के कहां आ गए, मथुरा पहुंचे। अतः ये 57 बीसी की जो तिथि है विक्रमादित्य द्वारा और मालवा के क्षत्रपों को हरा के मथुरा भगाने की तिथि जो 57 बीसी है, इसी तिथि को मालव विक्रम यकृत संवत भी कहते हैं, है ना। मालव विक्रम यकृत संवत भी कहते हैं। इसको याद कैसे कराया मैंने दोस्तों, विक्रमादित्य वी से स्टार्ट होता है तो वी स्टैंड्स फॉर 5। ये वी विक्रमादित्य या विक्रम कुछ भी बोलें आप, तो वी स्टैंड्स फॉर 5, तो 57 यहां विक्रम है ना, विक्रम, तो वी स्टैंड्स फॉर 5। अब देखिए विक्रम संवत में ही पूरा का पूरा तीनों पड़े हुए हैं। वी मतलब विक्रम संवत, का मतलब कृत संवत और मा मतलब मालव संवत। तीनों नाम एक ही हैं, 57 बीसी को बोलते हैं। तो अगर अपन विक्रम शब्द ले लें सिर्फ, तो वी से मतलब विक्रम संवत स्वयं, क्रा से मतलब कृत संवत और मा से मतलब मालव संवत, तो तीनों नाम आ जाते हैं। 57 बीसी कैसे याद रखेंगे, विक्रम का वी स्टैंड्स फॉर 5 मतलब 57, याद हो जाएगा दोस्तों। अब अपन बात करते हैं पश्चिमी क्षत्रपों की। पश्चिमी क्षत्रपों में दो हैं, मालवा और नासिक। तो मालवा में बात करते हैं, है ना, मालवा से यहां से भगा देता है वो 57 बीसी में। पुनः मालवा में शकों की एक और शाखा आती है जिसे कारदामक वंश कहते हैं। पुनः मालवा में शकों की एक और शाखा आती है जिसे कारदामक वंश कहते हैं और इस वंश का प्रमुख शासक जो है वो रुद्रदामन होता है, 130 से 150 एडी तक लगभग। तो इसका प्रमुख शासक रुद्रदामन होता है। तो इसके लिए मैंने कोडिंग बता दी है, माकारू। मा मतलब मालवा, का मतलब कारदमक वंश, रू मतलब रुद्रदामन। माकारू, मालवा, कारदमक, रुद्रदामन। मालवा, कारदमक, रुद्रदामन। मालवा के क्षत्रप हैं, उनका वंश कौन सा है, कारदमक वंश है। और प्रतापी राजा कौन है, रुद्रदामन। बाकी रुद्रदामन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं पहले से। संस्कृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र और राजनीति का प्रकांड विद्वान था रुद्रदामन। 130 से 150 एडी लगभग काल याद रखेंगे। 150 एडी का जूनागढ़ अभिलेख इसी ने लिखवाया था। 150 एडी में जूनागढ़ अभिलेख पहले पढ़ चुके हैं। झील बनवाने का, सुदर्शन झील की पूरी प्रक्रिया अपन पहले पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स जाके देखें दोस्तों। तो 150 एडी का जूनागढ़ अभिलेख इसी ने लिखवाया था। फिर रुद्रदामन ने यौधेय जनजाति पर हमला किया था, इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन ने यौधेय जनजाति पर हमला किया था। यौधेय के सिक्कों का ढेर रोहतक से मिला है, ठीक है, हरियाणा के रोहतक से मिला है। तो यौधेय के सिक्कों का ढेर रोहतक से मिला है। इन सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन है, ठीक है। तो यौधेय के सिक्कों का ढेर कहां से मिला है, रोहतक से। और इन सिक्कों पर किसका अंकन है, कार्तिकेय का अंकन है। इसी यौधेय जनजाति को पतंजलि ने अपने महाभाष्य में आयुध परजीवी कहा है। यह प्रश्न कई बार आया है। इसी यौधेय जनजाति को पतंजलि ने अपना महाभाष्य जो लिखा था उस महाभाष्य में आयुध परजीवी कहा है, ठीक है। आयुध परजीवी का मतलब है, आयुध मतलब अस्त्र शस्त्रों पे, अस्त्र शस्त्रों को बेचकर अपनी जीविका चलाने वाला। यौधेय शब्द मतलब युद्ध, यौधेय मतलब युद्ध के साधनों पे जो आधारित है। तो आयुध परजीवी, आयुध को जो बेच के अपनी जीविका चलाता हो वो आयुध परजीवी कहलाते हैं, यौधेय।
तो कहा है, आयुध परजीवी कहा है। सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, सातवाहन शासक पढ़ेंगे अभी अपन। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया था और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को दोनों बार छोड़ा था, क्योंकि पुलुमावी का जो छोटा भाई था वो रुद्रदामन का दामाद था। ठीक है, तो सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, सातवाहन शासकों में मां का नाम लगाने की परंपरा थी, तो वशिष्ठी उनकी मां का नाम था पुलुमावी की। तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को रुद्रदामन ने 2 बार हराया, दोनों बार छोड़ दिया, क्योंकि पुलुमावी का छोटा भाई जो था वो रुद्रदामन का क्या था, दामाद था। रुद्रदामन ने अपनी बेटी ब्याही थी पुलुमावी के छोटे भाई को। क्लियर है बात? तो ये हो गई रुद्रदामन के बारे में बात। अब अपन बात करते हैं, माकारू हो गया ये, मालवा, कार्दमक वंश और रुद्रदामन। अब अपन पश्चिमी क्षत्रप में दूसरी बात करते हैं, नासिक की। इसका कोड है नाच भून, है ना, नाच नाच के और भून, बढ़िया से भूनो उसको, अच्छे से भून के खाओ। ठीक है, तो नाच भून। तो ना मतलब नासिक, चा मतलब चष्टन वंश, भू मतलब पहला शासक है भूमक, और ना मतलब इंपॉर्टेंट शासक है नहपान। तो देखेंगे नासिक में, यहां चष्टन वंश का शासक भूमक तथा नहपान, नहपान का शासन 125 एडी में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहां जो है नासिक में चष्टन वंश का शासक भूमक तथा नहपान प्रमुख है। पहला पॉइंट, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अनुसार नहपान की राजधानी मिननगर थी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक किताब के अनुसार नहपान की राजधानी जो थी वो मिननगर थी, और मिननगर जो है वो उज्जैन और भड़ूच, ये उज्जैन और यहां पे भड़ूच, उज्जैन मध्य प्रदेश में और भड़ूच गुजरात में, तो उज्जैन और भड़ूच के बीच में कहीं मिननगर था। ये उज्जैन, ये भड़ूच, ये उज्जैन, ये भड़ूच, और मिननगर कहीं बीच में मिननगर थी जो उज्जैन तथा भड़ूच के बीच में थी। अर्थात नहपान का शासन जो है वो कहीं मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में रहा होगा। इससे यह अंदाजा लगता है, मिननगर राजधानी उज्जैन और भड़ूच के बीच में होने से। दूसरा पॉइंट, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नहपान को हराया था। यहां उल्टा था, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को हराया था रुद्रदामन ने, यहां उल्टा है। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने किसको हराया था? नहपान को हराया था। और नहपान के सिक्के मिले हैं जोगलथंबी, नासिक के पास एक जगह है जोगलथंबी, तो नहपान के सिक्के जोगलथंबी से मिले हैं, जिन पर एक तरफ नहपान का अंकन है और सिक्कों पर दूसरी तरफ जो है वो शातकर्णी का अंकन शातकर्णी ने कराया। तो उन सिक्कों पर शातकर्णी ने अंकन कराया, इसका मतलब शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी ने किसको जीता होगा? नहपान को जीता होगा या नहपान को हराया होगा, जो शातकर्णी की विजय का सबूत है। क्लियर है बात? तो नाच भून का मतलब समझ में आया, ना मतलब नासिक, चा मतलब चष्टनवन, भू मतलब भूमक, इंपॉर्टेंट राजा नहीं है भूमक, नहपान इंपॉर्टेंट है। नाच भून, नासिक, चष्टनवंश और भूमक और नहपान। ठीक है, और नहपान को किसने हराया था? गौतमी पुत्र शातकर्णी ने। जोगलथंबी के सिक्के कहां से मिले हैं? नहपान के सिक्के हैं। तो ऐसे याद रखेंगे कि पान, नहपान, पान है ना, तो पान मतलब थंबी, 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 थांबा, थांबा मतलब रुको, रुको पान खाते हैं, थांबा, थांबा पान खाते हैं, थांबा पान खाते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये पूरा हो जाता है दोस्तों शक शासकों के बारे में। शकों की 5 शाखाएं, एक अफगानिस्तान की तरफ, 2 उत्तरी क्षत्रप, 2 पश्चिमी क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रपों में तक्षशिला की तरफ और मथुरा की तरफ, और पश्चिमी क्षत्रपों में मालवा और नासिक। मालवा का कोड क्या है? माकारू। नासिक का कोड क्या है? नाचभून। इसके पहले तक्षशिला का एमाई भिक्षा, एमाई भिक्षा और मुथु हशो, मुथु हशो, ये चारों टेके आप याद रखेंगे, पूरा आपको शक शासक याद हो जाएगा दोस्तों। अब अपन दूसरा शासन नेक्स्ट, मतलब विदेशी आक्रमणों में तीसरा शासन की बात करते हैं, पहलव शासन। तो पहलवों में सिर्फ 3-4 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। इनकी राजधानी तक्षशिला थी। तो पहलवों की राजधानी क्या थी? पल्लव नहीं है दोस्तों, पहलव है। तो पहलवों की राजधानी तक्षशिला थी। इस वंश का संस्थापक माउस था। पहलव वंश का संस्थापक कौन था? माउस था। हालांकि भारत में संस्थापक मिथेडेट्स को मानते हैं। भारत में संस्थापक किसको मानते हैं? मिथेडेट्स को। और इस वंश का शासक जो प्रमुख प्रतापी शासक था वो था गोंडो फर्नांडीज, या गोंडो फर्नांडीज का दूसरा नाम है गुंडुहर, या तीसरा नाम है बिंदफण। गोंडो फर्नांडीज को गुंडुहर या बिंदफण भी बोला गया है।
और ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इसका तख्ते बही अभिलेख तक्षशिला से मिला है। तो गोंडो फर्नांडीज, गुंडुहर या बिंदफण का तख्ते बही अभिलेख तक्षशिला से मिला है, जो 20 से 41 एडी के बीच का है। 20 एडी से लेके 41 एडी, एडी मतलब ईसवी, एनी डोमिनी का है। इस अभिलेख के अनुसार एक ईसाई सेंट थॉमस पहली शताब्दी में भारत आया था। जो तख्ते बही अभिलेख है उसमें लिखा है कि एक ईसाई था जिसका नाम था सेंट थॉमस, वो पहली शताब्दी में भारत आया था और यह ईसाई दक्षिण भारत जाता है और वहां उसकी हत्या हो जाती है। यह वर्णन मिलता है किसकी किताब में? तख्ते बही अभिलेख में। तख्ते बही अभिलेख किसका है? गोंडो फर्नांडीज। गोंडो फर्नांडीज कौन सा शासक है? पहलव शासक। पहलवों की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। कोडिंग क्या है दोस्तों? पहल गुंडे ने की तख्त पाने की। तख्त पाते ना, अकाल तख्त, तख्त मतलब कुर्सी, शासन। तो पहल गुंडे ने की तख्त पाने की। तो पहल मतलब पहलव शासक, गुंडे मतलब गोंडो फर्नांडीज, और तख्ते बही अभिलेख किसका है? इन्हीं का। तो पहल गुंडे ने की तख्त पाने की। ठीक है, 5 कोडिंग फिर से बोल दे रहा हूं। ए माई भिक्षा दे, मथु हसो, माकारू, नाच भून, है ना, और पहल गुंडे ने की तख्त पाने की। पहल गुंडे ने की तख्त पाने की। तो इस तरीके से दोस्तों ये शक और पहलव शासक हो जाते हैं। कल अपन फिर से बात करेंगे जिसमें अंतिम विदेशी शासक की बात करेंगे, कुषाण। हिश श पा कु, हिश पकु। तो कुषाण की बात कल करेंगे। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, स्नेह बनाए रखिए, उत्साह बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।